क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड्स बहुत नजदीक आ गए हैं और आप सबके मन में एक विश होगी कि किसी तरह मेरे भी 90% आ जाएं या 95% आ जाएं। ठीक है, 90 से ज्यादा पाने में कोई बुराई तो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। बस फिर भी दिल को तो अच्छा लगता है ना जब 90 नंबर आते हैं, 95 नंबर आते हैं, वो रिजल्ट का दिन, वो सामने स्क्रीन पे नंबर, आहा सारे परसेंटेज जोड़े 90%। तो यहां से कुछ दिन बचे हैं और हम आपके लिए कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं जिसको आप यूज करोगे तो आपके परसेंटेज डेफिनेटली, अगर 80 पे है तो 90 पे पहुंचेंगे, 70 है तो 80 पे पहुंचेंगे। बस इनको अच्छे से अप्लाई कर, सारे पॉइंट्स आपको हम बताएंगे, इनको कहीं लिख लो, इनको कहीं लिख लो ताकि ये दिमाग से उड़ ना जाए। दिमाग अपना वॉलेटाइल है, आज सुनेगा कल सब निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है रिमूव योर फियर और साथ में लिखा है इमेजिनरी। देखो ये जो डर है ना, डर कहां है, कहां है डर? कहीं दिख रहा है? नहीं है। डर ना इमेजिनरी है, वर्चुअल है, अपने दिमाग का बनाया हुआ है। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, डर क्या है? इमेजिनरी है। जब भी डर लगे ना, क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, दिमाग को क्या सिग्नल भेजोगे कि मेरा डर इमेजिनरी है। दिमाग को सिग्नल तो भेज दो कि भैया ये जो डर आ रहा है ये क्या है? इमेजिनरी है, इस पे ध्यान मत दो, ये असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे ये नेगेटिव शैतान है, दिमाग में बार बार आ रहा है तुम्हें डिस्टर्ब करने। डर इमेजिनरी है। वैसे अगर डेप्थ में बात करो तो डर है क्यों? डर है क्यों? क्या डर तुमको यहां से लेकर एग्जाम तक पढ़ने का है? क्या डर तुमको कड़ी मेहनत का है? अगर ऐसा है फिर तो तुम कायर आदमी हो, फिर तो तुम डरपोक आदमी हो। नहीं, तुम्हें डर है रिजल्ट का। मानो मेरी बात, तुम्हें डर है रिजल्ट का कि रिजल्ट में क्या होगा, कैसे नंबर आएंगे, पेपर कहीं टफ तो नहीं आएगा, वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो। यार ये सब तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इसके बेसिस पे अपना प्रेजेंट खराब मत करो। जो है अभी है, अभी तो काम कर लो। इस टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हो डर का सोच सोच कर? भगवान ना करे तुम में से किसी को, भगवान ना करे तुम्हें कोई जानलेवा बुराई बीमारी थोड़ी ना हो गई है, कोई बीमारी थोड़ी ना पकड़ ली अपने को जानलेवा कि डर रहे कब मर जाएंगे। हट, छोटी सी बात है, बोर्ड एग्जाम है यार, इसको लेके डर रहे हैं तो लाइफ में क्या फिर लड़ेंगे? ये कोई डर नहीं है, इमेजिनरी डर है ये। रिजल्ट का अटैचमेंट हो रखा है तुमको रिजल्ट से, उसको छोड़ो, अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, यहां से पढ़ाई करो, फिर रिजल्ट देखा जाएगा यार। अभी जो हाथ में है वो प्रेजेंट है, तो डरना छोड़ो। जैसे ही डर का ख्याल आए, डर इमेजिनरी है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है ब्रेक द बाउंड्रीज एंड बिलीव। ब्रेक द बाउंड्रीज, ब्रेक द बाउंड्रीज। रोज सुबह उठ के खुद से बोलो ब्रेक द बाउंड्रीज। मतलब ऐसा नहीं कि घर के बाहर जाके दीवार तोड़ने लग गए, वो बाउंड्री नहीं। ब्रेक द बाउंड्रीज का मतलब, अब कई लोग ऐसे दिन भर इसी में, मेरा तो आ ही नहीं सकता, मेरे नंबर तो कभी 90 हो ही नहीं सकते, मैं कभी इतने अच्छे नंबर पा ही नहीं सकता। ये तुमने एक बाउंड्री बना के रखी है। यू आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशी ऑफ दिस प्लैनेट। यू आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशी ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट की सबसे अच्छी स्पीशी है ह्यूमन बीइंग। तुम्हारे लिए कोई बाउंड्री नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल, एक घोड़ा था, घोड़े के गले में एक रस्सी बंधी थी, उस रस्सी को लेके मैंने एक जगह से गाड़ दिया। रस्सी की लेंथ थी सपोज 4 मीटर। कितनी लेंथ थी? 4 मीटर। और उसको मैंने छोड़ दिया कि जाओ तुम घास चरो। मैंने उसको फील्ड पे कह दिया घास चरो। तो मैं मान लीजिए जैसे यहाँ पे घोड़े को रस्सी बंधी है 4 मीटर की, तो घोड़ा इतनी ही घास चर पाएगा ना, इतने के अंदर की, क्योंकि उसको एक बाउंड्री बंधी हुई है। अब ये फिजिकल बाउंड्री, सच में बाउंड्री है उसको, ठीक है। घोड़े के गले पे रस्सी बांध के ऐसे छोड़ दिया तो 4 मीटर में जितनी घास हो सकती है वो खा रहा था। ऐसा चलता रहा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। 1 महीने बाद हमने घोड़े के गले से रस्सी खोल दी, ठीक है। हमने रस्सी खोल दी, हमने कहा जाओ अब सारी घास खाओ। पर वो तो घोड़ा है, उसे लगा रस्सी बंधी हुई है, वो अभी भी गोल घूम के यही 4 मीटर के अंदर की घास खा रहा है। कितनी घास हुई है? एरिया निकाल सकते हैं कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 4, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, और पूरी फील्ड पड़ी रखी है। तो यार वो घोड़ा है, तुम इंसान हो, मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशी। बाउंड्री है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है तुम बंधे हुए हो, 80 आएंगे, असल में ऐसी कोई रोप नहीं है। जब ऊपर वाले तुमको नीचे भेजा था ना, तो ये रोप काट दी थी, इसीलिए तुमको ह्यूमन बीइंग बनाया था।
बात समझ में आई? कोई बाउंड्री नहीं है, वो सिर्फ दिमाग में चल रहा है कि मेरे इतने नहीं आ सकते, मेरे से ये नहीं हो सकता। आगो तुम आगो, जलने का समय आ गया भाई साहब, बोर्ड का पेपर आ गया, जलने का समय आ गया। कब करोगे? करेंगे करेंगे, एक दिन करके दिखाएंगे। आ गया टाइम, करके दिखाओ। आ गया समय, जागो नींद से। सर मेरे कभी पहले इतने नंबर नहीं आए तो मेरे फ्यूचर में भी इतने नंबर नहीं आएंगे। वाह भाई वाह। मतलब ये होता है ना, लोग अपने पास्ट के बेसिस पे अपने फ्यूचर को बोल देते कि मेरे कभी नंबर नहीं आए तो मेरे अब कैसे आएंगे। चलो ठीक है। अच्छा, अगला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लान, डिवाइड एंड रूल एंड टाइम मैनेजमेंट। प्लान, एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए। जितने भी दिन बचे हैं, 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, उसका एक मस्त प्लान होना चाहिए। एक मस्त प्लान होना चाहिए, बहुत ही एकदम दिमाग को हिला देने वाला प्लान होना चाहिए। और प्लान कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। यूट्यूब पे मत ढूंढो व्हाट इज द प्लान टू स्टडी, कैसे करें। अरे किसी और की स्ट्रैटेजी तुम्हें यूज नहीं करनी है, तुम्हारी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तुम अपना प्लान बनाओ। तुम्हें पता है तुम किस टाइम सुबह उठते हो, तुम्हें पता है तुम किस टाइम याद कर सकते हो, और किस टाइम तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होते हैं, या किस टाइम तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस टाइम तुमसे अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस टाइम तुमको इंग्लिश की या हिंदी की स्टोरीज पढ़ने में मजा आता है, ये तुम डिसाइड करोगे। तो अपना टाइम टेबल तुम बनाओ। पर ये मैं बताता हूं डिवाइड एंड रूल, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डिवाइड एंड रूल, अगर आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना है, जो कि अब आपको पढ़ना चाहिए 8 आवर्स अ डे, यहां से मतलब करना ही चाहिए 8 आवर्स अ डे, तो 8 आवर्स के लिए मैं तुमको एकदम सिंपल चीज बताता हूं। मान लेते हैं आप रात में 12 बजे सो गए। जब भी सोते हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं ऐसा बताऊंगा कि इसको तुम अपने टाइम टेबल पे लगा लेना। मान लेते हैं, एक आइडियल मान लेते हैं 12 बजे सो गए रात को, और 12 से 8 आप सोए, ठीक है। मैं मस्त मान रहा हूं 8 घंटे की नींद। भाई सो, आराम से सो, 8 घंटे की नींद सो, इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। 8 घंटे की नींद सो, सुबह उठो, ढिंचिक ढिंचिक पहले नाचो। जीवन है, खुश रहो, इतना लोड नहीं लेना है। अब काम करो। 8 बजे उठ गए आप, अब आप यहां 9 से 12, उसके बाद 1 से 4, उसके बाद 5 से 8, और उसके बाद 9 से 12। ध्यान दो मैंने क्या किया, मैंने बचे हुए टाइम को जिसमें तुम जाग रहे हो उसको 3-3 घंटे में ब्रेक किया, और हर बार 1-1 घंटे का बीच में इंटरवल भी दिया है। देखो ध्यान से, 12 से 8 सोए, 8 बजे उठे, 1 घंटा जो करना है करो, है ना, नाचो गाओ, वॉक पे जाओ, फ्रेश हो, अपने मॉर्निंग शेड्यूल अच्छे से मैनेज करो। 9 बजे से आप पढ़ने बैठ जाओ। 9 से 12 में 3 घंटे हैं, इसमें से इफेक्टिवली 2 घंटा पढ़ लो। 3 घंटे में से इफेक्टिवली 2 घंटा, बीच में इधर उधर डिस्टर्बेंस चलते हैं, चूहे खाने चले जाते हैं हम लोग, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक है, 12 से 1। अब 1 से 4 3 घंटा है, इसमें इफेक्टिवली 2 घंटा, इसमें 2, इसमें 2। इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, 5 से 8 में इफेक्टिवली 2 घंटा। इसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक, और 9 से 12 में इफेक्टिवली 2 घंटा। 2 2 4 2 6 2 8, 8 घंटे की नींद मिल रही है आपको। हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है आपको दिन भर में। 1 2 3 और 1 4, ये वाला 4 घंटे का मस्त ब्रेक मिल रहा है। और जब पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में से सिर्फ 2 ही घंटे की पढ़ाई चाहिए। इतना फॉलो कर लो, यहां से 8 आवर्स पर डे की बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। फॉलो करना होगा। इसमें गलती क्या करोगे तुम, एक दिन उठोगे सुबह, उठ के 9 बजे से बैठ के 3 बजे तक पढ़ लिए, उसके बाद सोचोगे हमने बहुत पढ़ लिया, दिन भर कोई पढ़ाई नहीं की, उसके बाद अगले दिन भी नहीं पढ़े क्योंकि कल तो 6 घंटा पढ़े थे। तो ये गलत होता है कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े। ये शेड्यूल फॉलो करो, 3 दिन में 24 घंटा। ये है मतलब स्ट्रैटेजी। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़े। क्या पढ़े, कहां से स्टार्ट करें? सर अगर मेरा कुछ कम तैयारी तो मैं कहां से स्टार्ट करूं? तो जिनकी कम तैयारी उनके लिए सबसे अच्छा है, पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को डू इट 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 डू इट, टालो मत। अभी भी कई लोग टाल रहे हैं कि मैं लास्ट में करूंगा, यही तो लास्ट है, इससे लास्ट क्या आएगा। सब सोचते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को बाद में पढ़ाएंगे, बाद में करेंगे। हम जब कोचिंग में थे, जब हम कोचिंग क्लास ले रहे थे, हम साल भर प्रीवियस ईयर पेपर कराते थे। आई रिपीट, हम साल भर प्रीवियस ईयर पेपर कराते थे। आप लोग क्या करते हो कि लास्ट में प्रीवियस ईयर करेंगे। क्यों भाई? प्रीवियस ईयर करने से तुम्हें आइडिया होगा कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, फिर उससे जुड़ा हुआ, फिर उससे जुड़ा हुआ, फिर उससे जुड़ा हुआ। अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, 2008 से 2018 के उठा लो, 2008 से 2018, तो मिलेगा 2009 में वही क्वेश्चन आया, 2011 में वही क्वेश्चन आया, 2013 में उसको घुमा के आसपास का क्वेश्चन आया। क्लोज क्वेश्चंस मिलेंगे एक ही तरह के, एक ही डेरिवेशन कई बार आई हुई है, एक ही तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर कई बार आया। बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रीवियस ईयर से। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि किन बकवास चीजों पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे जो पेपर में आ ही नहीं रही है।
1 नंबर की आ रही है, 2 नंबर की, उस पर तुम पूरा पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो। जैसे इससे जुड़ा ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों जरूरी चीजें हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुमको एक तो सिलेबस से पता चलता है क्योंकि सीबीएसई बता देता है कि कितने में कहां से कितने नंबर का आना है, और दूसरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुमको प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सही आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, किस तरह की डेरिवेशन पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अब ये थोड़ी ना करना है कोई चीज आई नहीं रही उसी को रात रात लेके बैठे हैं, फिर टीचर के पास भी ले जाते हो तुम लोग, सर ये आपने नहीं पढ़ाया, सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये सब करने के लिए साल भर था। स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्मार्ट, यहां लिखा नहीं है वो पॉइंट, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट स्टडी करनी है। तो अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए चाहिए चाहिए, अब, एक दिन पहले नहीं, अब देखो क्या चीजें नहीं आ रही, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको कम पढ़ो, जो आ रहा है भैया उसको पकड़ो। सिंपल सी लॉजिक थी, सबको पता था, फिर भी मैंने आपको बताया। लास्ट है डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। ओके, अगर आपका टारगेट ओवरऑल 90, ओवरऑल 93, 94, 95, भगवान करे आपका 93 से ऊपर आए, मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझसे सीख कर किसी स्टूडेंट्स का मेरे से भी ज्यादा नंबर आए, मेरे को बहुत खुशी होती है। एनीवेज, तो इफ यू क्रॉस 90, 95, इफ यू वांट टू, देन डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। कई बच्चे गलती करते हैं कि मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अपना फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, या अपना पीसीएम पढ़ रहे हैं, या अपनी पीसीबी पढ़ रहे हैं। यार परसेंटेज पूरे रिजल्ट का होता है, एक एक सब्जेक्ट मैटर करता है। तुम स्कोरिंग सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। जैसे कई लोग क्या फिजिकल एजुकेशन, कई लोग क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन, कई लोग क्या हिंदी, ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनको इग्नोर मत करो। कंप्यूटर में टू गेट 90 इन कंप्यूटर इज सो इजी व्हेन कंपेयर्ड टू गेट 90 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कंप्यूटर में बहुत इजीली 90 मिलता है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में बहुत इजीली नंबर मिलते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को भी तैयार करो क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेहनत करके 90 क्रॉस हो सकता है, और कम मेहनत करोगे तो 80, 70 बड़ा असर पड़ने वाला है रिजल्ट पे। तो जो छोटे छोटे नंबर ऐसे मतलब मिल रहे हैं ना, एक तरह से बट रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता पर जो ये बट रहे हैं ना, इनको बटोरो, इनको बटोरो। ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाना है तो मत पड़े रहोगे केमिस्ट्री में वो चैप्टर भी याद कर रहे हैं जो बचा हुआ था, उससे अच्छा कंप्यूटर के 4 चैप्टर और पकड़ लो, नंबर 10 मिलेगा, वहां 2 मिलेगा केमिस्ट्री का एक चैप्टर तैयार करके। ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, प्रायोरिटी बता रहा हूं, अपनी डिसाइड करो। डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष, सारी प्रेयर्स तुम सबके साथ हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।